दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपकमिंग एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का रिटन एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो एसएससी और बैंकिंग के रिटन एग्ज़ाम्स या अदर एग्ज़ाम्स देते हैं और उसमें इंग्लिश में ज़्यादा नंबर अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज देखिए इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंडिस्पेंसेबल पार्ट होता है सिलेबस का, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनल मेरिट में अच्छी नंबर बनाने के लिए। तो मेरे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 वाले बैच में इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली 91 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, और 2018 में इट वाज 93 या 94 के आसपास मार्क्स थे। तो मैंने वो कैसे अचीव किया और आप कैसे अचीव कर सकते हो, ये वीडियो उसी बारे में है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। हो सकता है जस्ट बिकॉज देखिए एसएससी इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है और काफ़ी बल्कि होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाए। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं एसएससी में आने वाली इंग्लिश की, तो सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी 3 स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए। वो 3 स्किल्स क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। 3 स्किल्स में सबसे पहली स्किल्स होती है आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स। आप कितना अच्छा चीज़ों को पढ़ पाते हैं, कितनी अच्छे से जो लिखा है उसको समझ पाते हैं, और उसके बेसिस पे कितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का कितना अच्छा से अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि आपको उसमें मार्क्स मिलें। ये होती है आपकी रीडिंग स्किल। सेकेंडली आपका आता है ग्रामर स्किल। ठीक है, ग्रामर सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड होती है। आपके अगर रूल्स आपने अच्छे से पढ़े हैं, उनके एक्सेप्शंस अच्छे से पढ़े हैं, तो आप उसमें 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और तीसरा आता है आपका वोकैबलरी का स्किल्स। आपको किसी भी वर्ड की कितने अच्छे से मीनिंग पता है और उसका यूसेज कितने अच्छे से आप जानते हैं। तो ये 3 मेजर स्किल्स होती हैं जो एसएससी के इंग्लिश सिलेबस का पार्ट होती हैं। और जो टॉपिक्स होते हैं एसएससी में, एसएससी इंग्लिश के जो टॉपिक्स होते हैं सब्जेक्ट के, वो इन तीनों स्किल्स पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रीडिंग पोर्शन की, तो रीडिंग पोर्शन से अप्रॉक्सीमेटली 40% मार्क्स कवर किए जा सकते हैं इंग्लिश में। अगर बात करें हम ग्रामर और वोकैबलरी की, तो 30% मार्क्स बनता है, तो टोटल मिला के 100% मार्क्स हो गए। अब हम शुरुआत करेंगे रीडिंग की स्किल से। हर स्किल को हम डिस्कस करेंगे, उसमें आने वाले टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और उनके रिसोर्सेज और बुक्स क्या क्या होनी चाहिए, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं रीडिंग स्किल्स की, तो रीडिंग स्किल्स से आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपका क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ों में आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। बात ये आती है दोस्तों कि रीडिंग स्किल इम्प्रूव कैसे होंगी। तो देखिए रीडिंग स्किल इम्प्रूव करने का कोई ओवरनाइट मेथड नहीं होता है। जैसे आपको पता ही, आप जानते ही होंगे, ये कॉमन सेंस की बात है कि रीडिंग एक हैबिट है, और वो हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी किसी भी हाल में। ठीक है, रीडिंग आप डेली करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करिए, क्योंकि आप जब रीड करेंगे तो आपको शुरुआत में तो हो सकता है चीज़ों की इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ना हो। और एक बात याद रखिए दोस्तों, जब भी आप रीडिंग करते हो ना, जस्ट पैराग्राफ को या आर्टिकल को जस्ट ख़त्म करने की कोशिश मत करिए। मतलब ये मत सोचिए कि किसी भी तरह ये ख़त्म हो जाए और फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल में जाएं, ऐसा मत करिए। याद रखिए आपका काम आर्टिकल्स कवर करना नहीं है, उनको समझना है। बेस्ट सोर्स रीडिंग का मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर होता है, बिकॉज आपको डेली बेसिस पे नए नए आर्टिकल्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स मिलते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल्स मिलते हैं, और अलग अलग ऑथर्स के आर्टिकल मिलते हैं, अलग अलग एडिटर्स के आर्टिकल्स मिलते हैं। तो उनमें काफ़ी वैरायटी होती है और हमको वही चाहिए, वैरायटी। तो जब भी आप पढ़ें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब भी पढ़ने बैठें तो आप बिटवीन द लाइन्स स्टडी करिए कि वो आर्टिकल आखिर आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसमें कौन सा वर्ड किस तरह से यूज़ हुआ है। आर्टिकल है, सपोज करिए द है, तो द इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड विच इज़ यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो लेकिन द को यूज़ करने के 17 तरीके होते हैं, और हो सकता है आप एक दिन का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ें उठा के, तो आपको 17 अलग अलग तरीके में द कैसे यूज़ हुआ है ये दिख भी जाए। तो आपको यही करना है, जब भी आप पढ़ें तो उसमें देखिए कि फ्रेसेस कैसे यूज़ किए हैं उन लोगों ने, द या कोई आर्टिकल कैसे यूज़ किया है। ठीक है, उसके अलावा एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स कैसे यूज़ करते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इतना बेस्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ने का। ये आप तभी जानेंगे जब आप उसको शुरू करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस आप ज़रूर पढ़िए। जो एक टॉपिक होता है आपका ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सॉरी,
उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रखिए तो बहुत अच्छा, मतलब एज फार एज एग्जाम्पल्स आर कंसर्न न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कहीं पे लिखी उन चीज़ों को कि एक फ्रेज़ कैसे यूज़ हुआ है उसको आप लिखें, नहीं। द मोर यू स्टडी इट, द मोर रेगुलरली यू आर विथ इट, द मोर देयर विल बी द चांसेस ऑफ योर्स फाइंडिंग द वर्ड्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो जब वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे तो आप उनका यूज़ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लिक करेगी आपको कि हाँ हमने तो कुछ दिन पहले पढ़ा था उसमें इस तरह से ये वर्ड यूज़ हुआ था, आज भी इसी तरह से ये वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब दिस इज़ द प्रॉपर वे टू यूज़ दिस वर्ड। और इसी तरह आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स इंप्रूव होंगी। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को, जब भी वो पेपर करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ लिया, हमको समझ में भी आ गया, लेकिन उससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप समझ तो ले रहे हो लेकिन आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा शायद नहीं है। तो रीडिंग, मोर एंड मोर रीडिंग इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। और बिलीव मी, ये अगर पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। मतलब इसमें तो ये तो ऐसी चीज़ है कि आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात रही रीडिंग स्किल्स की। अच्छा, सोर्सेज, तो सोर्सेज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सोर्सेज में आपका न्यूज़पेपर हो गया डेली रीडिंग के लिए, फिर आप कोई बुक वगैरह पढ़ते हो तो बुक्स हैं, उसके अलावा जो डे टू डे बेसिस पे आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो वो तो हैं ही। ठीक है, तो ये हो गई बात रीडिंग स्किल्स की। दोस्तों सेकंड स्किल होती है आपकी ग्रामर। अब देखिए ग्रामर सिर्फ और सिर्फ रूल्स, उनकी एप्लीकेबिलिटी और उन रूल्स के एक्सेप्शंस, इन तीन चीज़ों पे काम करती है। अगर आपको हर एक रूल अच्छे से पता है, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसका यूसेज क्या है वो अच्छे से पता है, और उससे रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं वो अच्छे से पता है, तो ग्रामर इज़ वन सच पार्ट ऑफ द सिलेबस जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें एक वैल्यू एडिशन में आपको बताता हूँ, आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि एसएससी कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। एक्सेप्शंस, जो रूल्स होते हैं उनके एक्सेप्शंस, ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। कभी भी एसएससी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें आप रूल को एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेड एसएससी ज़्यादातर आपसे एक्सेप्शंस पूछता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ एसएससी एक्सेप्शंस पे कुछ ज़्यादा ही जोर देता है। ठीक है, और उसके अलावा भी एक बात आप याद रखिए, ग्रामर में टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। ग्रामर में टॉपिक्स होते हैं जैसे कि टेंसेस, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, तो यही सारे टॉपिक्स होते हैं। प्रेपोजिशंस पूछ लेंगे। एसएससी का जो ग्रामर का पेपर होता है उसमें 70 to 80% मार्क्स या 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जो एरर्स या फिर आपसे क्या कहते हैं जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन्हीं से आएगा। उसके अलावा कहीं से भी एसएससी नहीं पूछता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आपको यही चीज़ें ज़्यादा अच्छे से करनी है। उसके अलावा एक इस पर्टिकुलर जगह पे एक रूल बहुत काम करता है, वो है गेम ऑफ ओमिशन। ठीक है, 4 ऑप्शन को देख के 3 ऑप्शन को कैसे आप ओमिट करके अपने आप चौथे जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर पहुँच सकते हैं, इसको बोलते हैं गेम ऑफ ओमिशन। इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा कि एग्ज़ाम के लिए अप्रोच कैसे करना है। जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन अभी जस्ट आप ये जान लीजिए कि गेम ऑफ ओमिशन होता क्या है। जब आप रूल से थॉरो होते हैं और उनकी एप्लीकेबिलिटी से थॉरो होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ 3 ऑप्शंस का जो क्या कहते हैं मतलब होमोजिनिटी है ना वो एकदम अलग है और चौथा वाला एकदम अलग है। तो चौथा वाला इज़ दैट ऑड वन आउट जिसको आप फाइनली मार्क करके आते हो और जो सही होता है आंसर। इसको बोलते हैं ओमिट करना और अपने आप आंसर पे पहुंचना। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप रूल्स अच्छे से पढ़ रहे हो और उनके एक्सेप्शंस, ठीक है, रूल्स से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो लेकिन एक्सेप्शन, हर एक एक्सेप्शन स्पेशली द वंस रिलेटेड टू टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको तो आप एकदम रट लीजिए बिकॉज सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। और कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस होती हैं, जैसे देखो जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको समझ में आता है। जैसे एसएससी कभी कभी पूछता है, मतलब मोर ऑफन देन नॉट एसएससी में ये क्वेश्चन आता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करो इसको, और आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे देगा जो प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे हमको पता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस या फिर आप कहें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस या फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस या फिर अगर हम बोलें हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जैसा मैंने बता ही दिया। तो ये सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, मतलब ये सारे फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनको पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।
तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ योर टाइम आप सीधे आंसर लगा लोगे कि हाँ जो एक्टिव वॉइस में लिखा है एज इट इज़ वो पैसिव वॉइस में भी लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको रूल नहीं पता तो फिर आप सोचोगे क्या हो सकता है क्या हो सकता है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जिन सेंटेंसेस में आपके इनट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं वो सेंटेंसेस कभी भी पैसिव में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो यू सी ये सारे एक्सेप्शंस होते हैं और ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एसएससी एवरी नाउ एंड देन रिपीट करता है अपने सिलेबस में, अपने क्वेश्चन पेपर्स में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। रिगार्डिंग बुक रिसोर्सेज आई वुड सजेस्ट कि आप एसपी बख्शी अगर कर रहे हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा आप कुछ भी मत उठाओ, कोई भी बुक और मत उठाओ। रिगार्डिंग दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड हु प्रेफर टू लर्न द लैंग्वेज इन हिंदी, या जो रूल्स वगैरह हैं उनको हिंदी में पढ़ना जो लोग प्रीफर करते हैं, उनके लिए देयर इज़ अ बुक कॉल्ड नीतू सिंह मैडम की प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक, वो आप ले लीजिए, दैट इज़ एन आइडियल बुक। उसके अलावा अगर आप इतनी लंबी जर्नी तय कर चुके हो और जब 1-2 महीना एग्ज़ाम का बचा है तो कोई नई बुक लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, वो एकदम इलॉजिकल बात होती है। तो प्लीज़ कोई कुछ नया परचेज़ करने की कोशिश मत करिए, दैट विल ओनली ऐड टू योर कन्फ्यूजन, दैट्स इट। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो है ही, मतलब इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट, तो उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। ये सारी बात रही ग्रामर की। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रख के पढ़ाई करते हो, विश्वास करिए 80-90% नहीं 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप ग्रामर में। अब हम लोग थर्ड स्किल के ऊपर मूव करते हैं, वो है वोकैबलरी। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, वोकैबलरी इंप्रूव करना है, वोकैबलरी अच्छी करना, ये मेरा फेवरेट पार्ट है सिलेबस का। इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इस चीज़ के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस वीडियो को देखिए जाके, इट्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, वीडियो का नाम है 5 गोल्डन रूल्स टू इम्प्रूव योर वोकैबलरी। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको एज इट इज़ फॉलो करके अपनी वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो टू द एक्सटेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो। वोकैबलरी में फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट हमको नियर टू दैट फुल पहुंचना है किसी भी हाल में। वोकैबलरी में क्वेश्चन कैसे आते हैं? वोकैबलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेसेस आएंगे, स्पेलिंग्स आती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ काम करती है, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो विश्वास मानिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। वर्ल्ड पावर करके एक किताब आती है, अगर आप चाहो तो उसको ले सकते हो, अदरवाइज़ ना चाहो तो ना लो, बिल्कुल। इडियम्स एंड फ्रेसेस और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कंपाइलेशन होता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो इडियम्स एंड फ्रेसेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए हैं उनका कंपाइलेशन अवेलेबल रहता है ऑनलाइन, पीडीएफ उसकी अवेलेबल रहती है, जस्ट उसको पढ़ो। डेली बेसिस पे 5-10 इडियम आप अगर याद कर रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए दोस्तों, एसएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है व्हेन इट कम्स टू वोकैबलरी सेक्शन। एसएससी क्वेश्चन रिपीट करता है व्हेन इट कम्स टू वोकैबलरी सेक्शन। कोई भी एजेंसी पेपर बनाएगी ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होंगे ही। इसीलिए अगर आप पुराने 10-12 साल के पेपर अगर आपने थॉरोली प्रैक्टिस किया है तो विश्वास मानिए इट विल बेनिफिट यू अ लॉट इन द एग्ज़ाम, अ लॉट। तो ये सारी बातें थीं। रीडिंग स्किल्स, ग्रामर स्किल्स और वोकैबलरी स्किल्स, तीनों को कैसे कवर करना है, तीनों में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लानी है और ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करने हैं, इन चीज़ों के ऊपर मैंने अभी आपको सब कुछ बताया। याद रखिए दोस्तों, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ही लगाने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे प्लीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मोर ऑफन देन, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम बाय द एंड ऑफ अगस्त या इन बिटवीन अगस्त शेड्यूल कर लिया जाएगा, या हो सकता है बाय द एंड ऑफ अगस्त डेट भी फिक्स हो जाए एग्ज़ाम की। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ नया करने की कोशिश मत करिए। जिस चीज़ों को आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं उनका रिवीजन और बेटर वे में करिए। वो और बेटर वे में कैसे हो सकता है मैंने आपको अभी ये वीडियो में बताया। प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो रीजनिंग के ऊपर होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, तो उसको भी देखिएगा आप। तब तक के लिए इस वीडियो पर खासा ध्यान दीजिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए दोस्तों, 70 नंबर लाना, 75 नंबर लाना इज़ नॉट दैट चैलेंजिंग, यू नो। इतने मार्क्स आप ला सकते हो, ओके। मेहनत कहाँ से शुरू होती है? जब आप 75, 80, 85, 90 इतने मार्क्स लाने की कोशिश करते हो, यहाँ से असली चैलेंज शुरू होता है। इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने 93, 94 मार्क्स गेन किए हैं तो ऐसा नहीं है मैं कोई बहुत बड़ा मास्टर हूँ इंग्लिश का। इट इज़ जस्ट कि आई टेक इंग्लिश एज द लैंग्वेज विच इज़ टू बी लर्नड ऑन द डेली बेसिस। आपको हैबिट में लाना है इंग्लिश इंप्रूव करना।
एंड यू विल सी कि आप कितना अच्छा करते हो इसमें। ठीक है, एसएससी पेपर बनाती है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पेपर नहीं बना रही है जो एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली लैंग्वेज देगी। वो ईजी पेपर होता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू कैरी द थिंग्स इन योर माइंड विच यू विल ओनली बी एबल टू डू विथ मोर एंड मोर रिविजन। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो और शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इसे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। गुड बाय।